ये कहानी मेक्सिको की खाड़ी में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें 4 दोस्त समंदर में एक डीप सी फिशिंग ट्रिप पर निकलते हैं, लेकिन एक गलती की वजह से भयानक तूफान के बीच फंस जाते हैं, जहां कड़कती धूप के बीच न पीने को पानी है, न ही कोई मदद। अब क्या ये लोग जिंदा लौटेंगे या समंदर सब कुछ निगल जाएगा? तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में 4 जिगरी दोस्त समुद्र में एक रोमांचक डीप सी फिशिंग ट्रिप पर निकलते हैं। दरअसल निकलने से पहले ही उन्हें मौसम के बदलने की खबर थी, लेकिन नाव चलाने वाला मास मानता है कि तूफान आने से पहले वे सुरक्षित वापस लौट आएंगे। कोरी हर किसी को एक पाउच देता है ताकि मोबाइल समुद्री पानी से भीगकर खराब ना हो। सुबह 6:30 बजे वे मेक्सिको की खाड़ी से रवाना होते हैं और पूरे 4 घंटे चलने के बाद आखिरकार अपनी जगह पर पहुंचते हैं। ये इलाका मास के लिए नया नहीं था, क्योंकि प्रैक्टिस के अलावा जब भी समय मिलता वह अकेले यहीं मछली पकड़ने आता था। मास को अंतहीन समुद्र के सामने खड़े होकर लहरों से बनती नेचुरल सिम्फनी को देखने सुनने में मजा आता है। कोरी और विल भी धीरे धीरे इस एहसास का मजा लेने लगते हैं। पल भर में 4 घंटे बीत जाते हैं, तभी दूर से आती गड़गड़ाहट उनकी मस्ती तोड़ देती है। जब वे लंगर उठाकर लौटने लगते हैं तो एक बड़ी परेशानी आ खड़ी होती है। खींचते वक्त लंगर गलती से समुद्र की चट्टानों में फंस जाता है। कोरी चाहे जितना जोर लगाए कोई फायदा नहीं होता। उस वक्त उन्हें पता ही नहीं था कि नीचे असल में क्या हुआ है। अगर वे बस नाव की दिशा बदलकर फिर से खींचते तो समस्या तुरंत हल हो जाती, लेकिन इस बात पर किसी का ध्यान नहीं जाता। सबको लगता है कि चारों की ताकत ही काफी होगी। कई बार कोशिश के बाद भी लंगर टस से मस नहीं होता। अहम मौके पर मास रस्सी काटकर लंगर गंवाना नहीं चाहता। घबराकर वह इंजन स्टार्ट करता है और मोटर की ताकत से लंगर निकालने की कोशिश करता है। इस दौरान सबकी नजर समुद्र की सतह पर रहती है, लेकिन पीछे से आती भयानक लहरों को कोई नहीं देख पाता। जब मास को एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक आई आफत सबको संभलने का मौका नहीं देती और नाव पूरी तरह पलट जाती है। किस्मत अच्छी थी कि चारों को तैरना आता था, इसलिए कोई घायल नहीं होता। नाव पलटना आसान लग सकता है, लेकिन उसे सीधा करना बेहद मुश्किल साबित होता है। चाहे 2-2 लोग अलग अलग तरफ से जोर लगाएं या सब एक तरफ मिलकर कोशिश करें, नाव सीधी नहीं होती। वे तो यहाँ तक सोच लेते हैं कि शायद रस्सी ही उल्टा असर कर रही है। मास रस्सी पकड़ता है और बिना सोचे समझे प्रोपेलर से उसे काट देता है। अब उसे समुद्र में डूबे लंगर की भी परवाह नहीं रहती। रस्सी हटने के बाद भी उफनती लहरों के सामने उनकी कोशिशें बेअसर रहती हैं। देखते देखते 5 घंटे बीत जाते हैं। ठंडे पानी में लगातार रहने से सब बुरी तरह कांपने लगते हैं। वे बारी बारी से पानी में गोता लगाकर कुछ काम की चीजें ढूंढते हैं। कोई लाइफ जैकेट निकाल लाता है तो कोई किस्मत से बेहद जरूरी सिग्नल फ्लेयर ढूंढ लेता है। निक को मोबाइल वाला पाउच भी मिल जाता है। खुशी के साथ एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। इस सुनसान समुद्री इलाके में मोबाइल पर एक बार भी सिग्नल नहीं है। टीवी पर खराब मौसम की खबरें लगातार चल रही होती हैं, जिससे उनके परिवार डर में जी रहे होते हैं और चारों के फोन पूरी तरह बंद रहते हैं। आखिरकार आपस में बात करके वे पुलिस को सूचना देने का फैसला करते हैं। जब कोस्ट गार्ड को चारों की हालत का पता चलता है तो अनुभवी कैप्टन जॉन तुरंत हालात की गंभीरता समझ जाता है। कैप्टन जॉन समझाता है कि समुद्र का पानी इंसान के शरीर को अंदर से तोड़ देता है। दिल पर असर पड़ता है, फेफड़े कमजोर होने लगते हैं, शरीर का इलेक्ट्रिक सिस्टम फेल होने लगता है, रफ्तार धीमी पड़ जाती है, दिमाग सुन्न होने लगता है। ऑक्सीजन की कमी से इंसान पागलपन की हालत में चला जाता है, बीमारियां घेर लेती हैं और आखिरकार मौत तक नौबत आ जाती है। ये हालात बहुत खतरनाक हैं। इधर संकट की घड़ी में मास की पत्नी को उसके पहले इस्तेमाल किए हुए जीपीएस की जानकारी मिलती है। भले ही अब उनके पास कोऑर्डिनेट्स थे, लेकिन लगभग 0 विजिबिलिटी में चाहे हेलीकॉप्टर जान जोखिम में डालकर बार बार नीचे उड़ान भरें, फिर भी कुछ नजर नहीं आता। ऊपर से कई घंटों तक लहरों में बहने के कारण चारों लोग अपने असली लोकेशन से बहुत दूर जा चुके थे। रेस्क्यू ऑपरेशन एक वक्त के लिए पूरी तरह अटक जाता है। समय बीतने के साथ हालात और खराब होते जाते हैं। कोरी में मानसिक गड़बड़ी के लक्षण दिखने लगते हैं। उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि हाइपोथर्मिया जब गंभीर स्तर पर पहुंचता है तो शरीर में अजीब सी प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं। लंबे समय तक शरीर का तापमान कम रहने से नर्व सिस्टम दब जाता है। इंसान को गर्मी का भ्रम होने लगता है और अजीब हरकतें करने लगता है। होश खो चुका मास अब किसी भी तूफान या लहर को झेलने की हालत में नहीं रहता। एक तेज लहर उसे पूरी तरह अपने साथ बहा ले जाती है, गहराई में कहीं गायब कर देती है। मास के गायब होते ही बाकी तीनों टूट जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें खोज में निकला विमान दिखता है और तीनों को पहली बार जिंदा बचने की उम्मीद नजर आती है। अफसोस की बात यह होती है कि साथी को बचाने की कोशिश में वे पहले ही सारे सिग्नल फ्लेयर इस्तेमाल कर चुके होते हैं। 2 लोग पूरी ताकत से चिल्लाते हैं, जबकि निक जल्दबाजी में मोबाइल की टॉर्च ऑन करता है, मगर इतनी खराब विजिबिलिटी में
उफनते समुद्र के बीच कुछ इंसानों को ढूंढना बिल्कुल समुद्र में सुई खोजने जैसा था। ऊपर से विमान खुद भी हर पल खतरे में था। काफी देर तलाश के बाद मजबूरन रेस्क्यू टीम को लौटना पड़ता है। जो हल्की सी रोशनी दिखी थी उसे रेस्क्यू टीम बिजली समझ बैठती है। इस तरह तीनों एक और सुनहरे मौके से हाथ धो बैठते हैं। वो रात किसी के लिए भी सोने वाली नहीं थी। परिवार वाले लगातार दुआ कर रहे थे और कोस्ट गार्ड की टीम भी हार नहीं मान रही थी। अगला प्लान था एक बड़े रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को भेजना, लेकिन लहरों के लगातार हमलों के बीच कोरी भी समुद्र में कहीं खो जाता है। अब बचे सिर्फ 2 लोग। उनके पास बेबस चीखों के अलावा कोई रास्ता नहीं था और उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वे और कितनी देर टिक पाएंगे। निक अपनी जैकेट उतारकर विल को देना चाहता है ताकि वह गर्म रह सके, लेकिन विल मना कर देता है। जैसे मुसीबत कम थी ही नहीं, अचानक एक शार्क नाव से टकराती है और विल लगभग समुद्र में गिरने ही वाला होता है। दोनों सांस रोककर एक दूसरे से चिपक जाते हैं। कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं करता। हर गुजरता पल विल को महसूस करा रहा था कि वह धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा है। निक बस अपने दोस्त को कसकर पकड़ता है और उनके ट्रेनिंग वाले नारे चिल्लाने लगता है ताकि हौसला बना रहे। तेज हवा और ऊंची लहरें बार बार उन पर टूट पड़ती हैं। वे हर बार खुद को नाव तक वापस खींचने की कोशिश करते हैं। पहले से ही टूटे हुए दोनों की ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। किसी को नहीं पता था कि अगला पल वे पानी की सतह पर रहेंगे भी या नहीं। उधर उन्हें ढूंढ रहा विमान अब भी खाली हाथ था। कैप्टन जॉन ने आखिरी उम्मीद हेलीकॉप्टर पर छोड़ी, लेकिन वहां से भी वही जवाब मिला, कुछ नहीं मिला। फंसे रहने के दौरान विल कड़कड़ाती ठंड के बावजूद नाव के अंदर गोता लगाता है और एक फ्लोट बोर्ड निकाल लाता है जिससे थोड़ी ताकत बच सकती थी। उसे कुछ स्नैक्स और पानी भी मिल जाता है, लेकिन ये सब सिर्फ कुछ देर के लिए एनर्जी देते हैं। हालात नहीं बदलते। इसके बाद जो होता है वो और भी डरावना था। विल को दूर कहीं हल्की सी रोशनी दिखती है। दोनों को लगता है कि शायद जमीन करीब है, लेकिन जब कॉल करने की कोशिश करते हैं तब भी फोन में सिग्नल नहीं होता। अगर ये भ्रम होता तो दोनों को एक साथ रोशनी नहीं दिखती। इसका मतलब साफ था, वो किसी जहाज की लाइट थी। अब वे किसी भी कीमत पर यह मौका गंवाना नहीं चाहते थे। दोनों तुरंत उस रोशनी की तरफ तैरने लगते हैं, लेकिन ठंडे पानी में काफी देर तैरने के बाद न तो रोशनी नजर आती है और न ही वे एक दूसरे को देख पाते हैं। यहाँ तक कि पीछे उनकी छोटी नाव भी आंखों से ओझल हो जाती है। नाव के बिना ऐसे हालात में ज्यादा देर जिंदा रहना नामुमकिन था। बची खुची ताकत जुटाकर वे वापस उसी जगह तैरने की कोशिश करते हैं जहां उनकी आखिरी उम्मीद, वो नाव, मौजूद हो। आखिरकार वे नाव तक लौट आते हैं, लेकिन तब तक उनकी ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। समुद्र में फंसे 30 घंटे पूरे होने पर निक को विल के व्यवहार में अजीब बदलाव दिखता है। विल बस चुपचाप बैठा रहता है और टूटे फूटे शब्द बोलता रहता है। निक समझ जाता है कि यह हाइपोथर्मिया का साफ संकेत है। इस वक्त कोई दिलासा या हौसला काम नहीं आ सकता था। निक अभी जैकेट उतारने ही वाला होता है कि एक और बड़ी लहर आती है। होश खो चुका विल को तेज गर्मी का भ्रम होने लगता है। वह कपड़े फाड़ने लगता है। निक लाख रोकता है, लेकिन अंजाम बदला नहीं जा सकता। शायद हद से ज्यादा थकान या फिर ठंड के आगे बेबसी। निक बस देखता रह जाता है जब उसका दोस्त उफनती लहरों में धीरे धीरे गायब हो जाता है। जॉन कैप्टन लगातार एक दिन एक रात से बिना सोए सर्च ऑन ऑपरेशन में लगा हुआ था। वो बार बार अपनी टीम को हौसला देता रहा, थोड़ा और टिके रहो, शायद अगले ही पल कोई चमत्कार दिख जाए। दूसरी तरफ दूसरे दिन की रात निक के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आखिरी परीक्षा बन चुकी थी। ये अब रेस्क्यू का इंतजार नहीं था, बल्कि चुपचाप अपनी मौत का इंतजार जैसा लगने लगा था। तीसरे दिन की सुबह, यानी समुद्र में फंसे हुए पूरे 42 घंटे बाद भी उनके परिवारों को कोई खबर नहीं मिली थी। दिल ही दिल में सबको अंदाजा था कि हालात क्या होंगे, लेकिन कोई भी उस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं था। होश हवास खो चुका निक धीरे धीरे नाव पर लेट जाता है और कमर से बंधी रस्सी खोलने लगता है। वो मानसिक रूप से हार मान चुका था, जिंदगी छोड़ देने के लिए तैयार। लेकिन तभी मौसम साफ होने लगता है। हवा शांत पड़ जाती है, लहरें भी थोड़ी थम जाती हैं और उसी पल आखिरकार उम्मीद दोबारा नजर आती है। जल्दी करो, उन्हें विमान में चढ़ाओ। आखिरकार जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा निक सफलतापूर्वक बचा लिया जाता है। जब कैप्टन जॉन परिवार वालों को फोन करके इसकी सूचना देता है तो मां पर क्या गुजरती होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। वो काफी देर तक फोन उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। पत्नी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उन्हें डर था कि कहीं दूसरी तरफ से कोई बुरी खबर न सुननी पड़े। जब माँ फोन उठाती है तब जाकर सच्चाई सामने आती है। खुशी और गम एक साथ टकरा जाते हैं, लेकिन जब बाकी परिवारों के फोन बजते हैं तो उनके लिए इस सच्चाई का सामना करना कितना दर्दनाक रहा होगा, ये कोई नहीं जान सकता। रेस्क्यू टीम ने बाकी तीनों की कई दिनों तक तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार खोज अभियान रोकना पड़ा। सबसे पहले लापता हुआ मांस एक शानदार अमेरिकन फुटबॉल खिलाड़ी था। मैदान पर उसके यादगार पल अब कभी दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। दूसरा था कोरी, वो भी एक बेहतरीन खिलाड़ी, हर मैच में दमदार परफॉर्मेंस देने वाला।
चारों में सबसे ताकतवर। तीसरा था विल, जिसके लिए फुटबॉल सिर्फ शौक था, असल में वो फाइनेंस की दुनिया से जुड़ा हुआ था। इस हादसे का इकलौता सर्वाइवर निक था। ये 2009 की सच्ची घटना है, जब उसे बचाया गया था। निक का जिंदा बच पाना सिर्फ किस्मत की बात नहीं थी, बल्कि रेस्क्यू टीम की लगातार मेहनत, कोस्ट गार्ड के हर कर्मचारी की कोशिशों का नतीजा था। फिर भी ये मानना पड़ेगा कि निक बेहद लकी था। अगर इन 2 दिनों में जरा सी भी और गड़बड़ हो जाती तो नतीजा और भी भयानक हो सकता था। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।